नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। जिसका जिसमें जो भी आस्था हो अपने हिसाब से मान लो। मैं सचिन श्रीवास्तव आपका अपने YouTube चैनल द टाइम्स कोचिंग बहरोग पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया गया था कि हमारी जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रैटेजी थी उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा प्लान ये था कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन थे उन पर कैसे अप्रोच बनाई जाती है, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, कम समय में कितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, इस चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। इस वीडियो के लिए दो टाइप से हम चलेंगे। सबसे पहले तो एक ऑप्शन अप्रोच बनाएंगे, दूसरा आपको जिसको सॉल्यूशन कंप्लीट चाहिए उसको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा और जिसको शॉर्ट ट्रिक भी चाहिए, सबको एक साथ में लेके चलते हैं। चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है उस पर सभी लोग फोकस करेंगे। दिया गया है आपका कि 1500 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। सबसे पहले हम अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लें कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या चीज़। जैसे हम लोग कोई भी धनराशि लेते हैं, अगर वार्षिक ब्याज का दर जो हर साल है वही अगले साल भी लगेगा और अगले साल भी वही लगेगा, यानी सेम परसेंटेज अगर लगता है आपका ब्याज का दर तो वो हमारा होता है साधारण ब्याज। यानी प्रत्येक साल में कोई चेंजमेंट नहीं होता है ब्याज का, तो वहाँ होता है हमारा साधारण ब्याज। अगर ब्याज पर ब्याज आता है तो उसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। समझिए, हम मान के चलते हैं कि जैसे आपने कोई राशि मान ली 100 रुपये ली, अगली साल आपको अगर 10% की दर से ब्याज देना हो तो 10% के हिसाब से पहली साल का भी ब्याज हमारा 10 रुपये हुआ, सेम दूसरी साल का भी ब्याज हमारा 10 रुपये हुआ। ऐसे हम आगे भी जाएंगे तो 10 रुपये ही ब्याज प्राप्त होगा। यानी कंटिन्यू जो ब्याज हमें पहली साल में मिला है वही ब्याज हम दूसरी साल में अचीव करते हैं और वही ब्याज हम तीसरी साल में अचीव करते हैं। तो अगर ब्याज हमें समान प्राप्त होता है तो वो हमारा होता है साधारण ब्याज। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है उसको देखेंगे, समझिए। क्वेश्चन में दिया गया जो दर है आपकी 5% वार्षिक है और जो समय दे रखा है वो आपका 3 वर्ष है। यानी अगर प्रतिशत की बात करें तो 100 रुपये पर हमारा 5 रुपये ब्याज लगेगा। 3 वर्ष में कितना बनेगा तो 5% के हिसाब से 3 साल में बनेगा 5 या 15। यानी जो ब्याज आया है वो हमारा मूलधन का 15% आया है और मूलधन हमारा कितना है 1500। तो 1500 का हम 1500 का 15% निकाल देंगे, ये हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। 15 15 225। जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। सेम आगे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगले क्वेश्चन को फोकस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो दे रखा है कहाँ पे क्या होता है। 3 चीज़ें होती है आपकी प्रॉफिट लॉस में। एक तो होता है आपका CP जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं। दूसरा होता है आपका MRP, इसको बोला जाता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये होता है जिस पर हम छूट देते हैं, यानी डिस्काउंट जहाँ मिलता है उसको हम बोलते हैं MRP। और तीसरा होता है आपका सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी जिस पर वस्तु बेची जाती है। जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात की जाएगी तो हम जिस पर वस्तु खरीदते हैं वही से हम देखेंगे क्या प्रॉफिट और लॉस। छूट की बात की जाएगी तो हम देखेंगे किस पर MRP पर, यानी जो हमारा मूल्य अंकित मूल्य होगा उस पर हम छूट देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुकानदार ने क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित मूल्य किया है। तो हम मान के चलते हैं कि आपने जो वस्तु खरीदी है क्रय मूल्य है वो मान लिया हमने 100, यानी आपका CP जो है कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना, तो इसके अकॉर्डिंग
आपका MRP कितना बनेगा, 35% अधिक है, इंक्रीज किया गया है। तो 35% बढ़ेगा तो हमारा कितना बनेगा, 135%। ठीक है। अब जो छूट दी गई है यानी डिस्काउंट जो दिया गया है वो किस पे मिलता है, डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमारा कितना दिया गया है, 20%, यानी जितना भी हमारा MRP होगा उसका 20% डिस्काउंट दे दिया। तो अगर 20% की छूट मिल गई यानी 100 रुपये पर 20 रुपये आपने छोड़ दिए, अब हमें पैसा कितना देना पड़ेगा, 80, यानी 135 का जो मूल्य बचा हुआ है सेलिंग प्राइस का 20% डिस्काउंट के बाद हमारा 135 का 80% बचा। तो हम कह सकते हैं 4 और ये 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 27 चौकू 108, यानी जो वस्तु हमने बेची है वो कितने की बेची है, 108 की। प्रॉफिट लॉस हमेशा हमारा CP से देखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया गया है, हम 100 मान के चले हैं। अब कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है, अब लास्ट बेच रहे हो आप 108 पर, जो भी प्रतिशत होता है वो हमारा 100 के बेस पे ही लिया जाता है। 100 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, केवल 8% की। तो लाभ जो होगा हमारा वो कितना होगा, 8%। क्लियर है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में हमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 6 दिया है, एक 2 दिया है। जितने भी हमारे अभाज्य नंबर हैं केवल 2 को छोड़कर, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं 51 और 78 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो सब कैसे होंगे, ऑड नंबर होंगे, यानी विषम नंबर मिलेंगे। केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, और वो इन दोनों संख्याओं के मध्य में नहीं आता है। तो जब भी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो कोई भी हमें नंबर इवन नहीं मिलेगा। तो ये जायज़ सी बात है कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 कभी नहीं हो सकता है। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अगर यहाँ पर कोई और सम नंबर होता तो हमारे 3 ऑप्शन खत्म और 1 ऑप्शन हम लगा देते। अब देखते हैं क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। हमें ये पता है 51 के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 53, 53 के बाद आपका आएगा 59, इसके बाद 61, इसके बाद 67 और इसके बाद 71। 53, 59, 61, 67 और 71। चेक भी कर सकते हैं आप। 51 के बाद हमारा अगर ऑड नंबर जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो सब कैसे होते हैं, ऑड। 51 के बाद ऑड आएगा 53, 53 के बाद हमारा आएगा 55, 55 5 से डिवाइड है। इसके बाद आएगा 57 जो आपका 3 से डिवाइड है। फिर आएगा आपका 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद आपका 63, वो भी हमारा 3 से डिवाइड है ऑड नंबर। इसके बाद आएगा 65, 5 से डिवाइड है। इसके बाद 67, 67 के बाद आपका आएगा 69, 69 आपका 3 से डिवाइड है। इसके बाद आएगा 71, 71 के बाद हमारा आएगा 73, ठीक है। और हमें चाहिए 78 तक, तो इसके बाद आएगा 75, वो 5 से डिवाइड है। इसके बाद 77, वो आपका 7 से डिवाइड है। तो हमारे पास जो भी नंबर मिले हुए हैं वो ये हैं आपके प्राइम नंबर। अब आपको क्या चाहिए, इसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट चाहिए आपको, ठीक है। क्या करते हैं, इनका केवल यूनिट डिजिट उठाएंगे आप और मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां आपको 2 अंक की संख्या मिलेगी उसको हम केवल इकाई अंक के साथ गुणा करके कर देंगे। 9 तिया 27, 27 का इसका इकाई अंक लेंगे 7 हो जाएगा। 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 आएगा। फिर 7 का 7 में करेंगे 49, इसका 9 आएगा। 9 का हम 1 में करेंगे तो 9 आएगा और 9 का 3 में करेंगे 27 यानी 7। इकाई अंक जो बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा 3 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे ही क्वेश्चनों को अप्रोच बनाएंगे। क्या क्या क्वेश्चन की अप्रोच हो सकती हैं, अगला देखिए। इसमें देखते हैं, ये कहा गया है एक डिब्बे को 4,650 रुपये में 350 रुपये की हानि पर बेचा गया तो हानि प्रतिशत कितने के बराबर होगा। सबसे पहली बात यह है कि जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस से ही देखा जाता है। यानी वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस पता होगा तो हम वहाँ से हम उसका प्रॉफिट या लॉस हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिब्बे का क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, यानी
4650 रुपये में 350 रुपये की हानि हुई, यानी इतने रुपए में आपने बेचा, इसके बाद हमारी क्या हुई हानि। तो वस्तु की जो रियल कीमत होगी वो कितनी होगी, यानी 4650 इतने रुपए में बेचने पर 350 की अगर हानि होती है, अगर इस हानि को जोड़ दिया जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस बनेगा हमारा 5000, यानी जो वस्तु की वास्तविक कीमत थी, कॉस्ट प्राइस जो थी वो थी 5000। लाभ हानि जब भी देखना हो तो लाभ हमारा कितना है या हानि कितनी है, अपॉन में आपका क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा, इसके बाद इंटू 100 कर दो, यानी 350 रुपये की आपकी क्या हुई हानि। कॉस्ट प्राइस हमारा था 5000 रुपये और परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर सकते हो, 5 सत्ते 35, जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 7%। क्लियर। यानी प्रॉफिट लॉस जब भी हम लगाएंगे तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो भी लाभ हुआ या हानि हुई है उसको हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर ही देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है 48। अब दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है आपका, 13 है। अब एलसीएम और एचसीएफ में कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखो कि जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ के द्वारा आपका एलसीएम और जो भी नंबर्स होते हैं सब डिविजिबल होते हैं, यानी एचसीएफ का इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भी भाग जाएगा। अब जो एलसीएम होता है, एलसीएम में आपका नंबर्स का भाग जाता है और एचसीएफ का भी भाग जाता है। अब यहाँ समझ सकते हैं हम कि अगर 48 दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, तो जो भी नंबर्स होगा वो आपका इनका कोई ना कोई फैक्टर होगा, यानी डिविजिबल होना चाहिए नंबर। अब समझ लो अगर 9 देखा जाए, 9 में आप इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये नंबर्स हमारा नहीं हो सकता। इसके बाद 6 देखेंगे, 6 का जाएगा लेकिन 19 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद 10 का भाग ही नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे पास बचा हुआ है 3 और 16। 3 पूरा डिविजिबल है, 3 से पूरा डिविजिबल है ये, और 16 से भी पूरा डिविजिबल है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3 और 16। अब हमें अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए है तो उसके लिए क्या करेंगे वो समझ लो। हमारे पास क्या दे रखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, यानी a माइनस बी आपका दे रखा है 13, और एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हम कह सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, a इंटू बी हमारा दे रखा है 48। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं हम। हमें चाहिए है दोनों संख्याएं चाहिए है, तो हम लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये बनेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझो, ये जब खोलेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने लिख दिया माइनस का, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें 4ab जोड़ना पड़ेगा, तब इसके बराबर आपका ये बन जाएगा। देखिए, अब देखो a माइनस बी हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी का मान दे रखा है आपका 48। ये हो जाएगा 169 प्लस 4ab, 48 करेंगे 4 अट्ठे 32, हासिल 3, 4 चौको 16, 3 19, यानी 192 जोड़ेंगे 1 6 और 3। हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आ गया वो आया है 361। यहाँ हम निकाल सकते हैं a प्लस बी बराबर हमारा क्या बनेगा 19, यानी हमारे पास a प्लस बी भी है और a माइनस बी भी दे रखा है। जब दोनों वैल्यू दे रखी हों, जब दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का योग दिया जाए, अगर बड़ी संख्या चाहिए है तो दोनों को जोड़ के आधा कर लो, अगर छोटी संख्या चाहिए है तो दोनों का अंतर करके आधा कर लो। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे हम, कितना बनेगा 13 और 19 बनेगा 32, 32 का आधा करेंगे कितना आएगा 16, यानी बड़ी संख्या हमारी 16 हो गई। छोटी संख्या अगर चाहिए है तो दोनों का अंतर का आधा कर लो, दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा 6, 6 का आधा करेंगे कितना आएगा 3। तो आंसर जो हमारा बनेगा 3 और
16। या तो आप ऑप्शन से कर लो, आपका पूरा सॉल्यूशन भी दे रखा है, सॉल्यूशन जिसको चाहिए सॉल्यूशन देख लो, बाकी आपका ऑप्शन भी हमने आपको तरीका समझा दिया है। अगला देखिए, ये दे रखा है आपको कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और उसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन क्या होगा। सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि शंकु का आयतन चाहिए इनको। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, अब समझिए, इस प्रकार हमने एक शंकु बना दिया। अगर इसका व्यास ये दे रखा है कितना 8, तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 4, तिर्यक ऊंचाई हमारी हो जाएगी दे रखी है कितनी 5। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ये ट्रिपलेट बन रहा है 3, 4 और 5 का। तो 5 आपकी तिर्यक ऊंचाई है, 4 आपका आधार है, तो 3 क्या बचेगी आपकी ऊंचाई। देखिए अब लगा दीजिए सीधा कि 1/3 पाई का मान आपका दे रखा है 22/7, लगा दो 22/7 और त्रिज्या आपकी कितनी थी 4, तो 4 × 4 स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई आपका दे रखा था कितना 3, ठीक है, कर दो, ये हो जाएगा 16 का गुणा कर दो, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 बटे 7, 7 से डिवाइड करेंगे, सोलह दूना 32, 16 दूना 32, सॉरी 18 पे देखिए देखो 16 दूना 32 की 2 हासिल 3, 16 दूना 32 और 3 35 डिवाइड बाई 7 करेंगे, 7 पंजे 35 भाग की बिंदी दशमलव लगा दो, 7 दूना 14 बचा 6, 7 अट्ठे 56, लगभग जो आएगा 50.28 सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 15% की कमी के बाद अजय की आयु 2,12,500 रुपये हो जाती है, उसकी मूल आय क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति की आय नहीं पता है और परसेंटेज का क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें ये देखना है कि हम आय को जो मान के चलेंगे, इनकम मान के चलेंगे, यानी वो 100 रुपये आपका कमाता है, 100 रुपये में उसकी जो आय थी वो कम हो गई, यानी पहले 100 थी, अगर 15% कम हो गई तो इसके हिसाब से हमारी कितना बची है 85%। अब जो वैल्यू दे रखी है 15% कमी के बाद, परसेंटेज में हमारा हो रहा है 85%, और जो वास्तव में रुपए में जो वैल्यू दे रखी है वो हमारी है 2,12,500। हमसे पूछा गया उसकी मूल आय क्या है, मूल आय हम लेके चलें कितना 100%, तो जो वैल्यू हमें चाहिए वो किसकी चाहिए है 100% की। कर दीजिए 2125 00 × 100 अपॉन में 85, काट दो, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 4 बचा, 17 दूना 34, 8 बचा, 17 अपना 85 और 00, फिर 5 से काट दो, 5 से काटेंगे ये 2500, और 2500 का अगर 100 में गुणा करेंगे हमारा बचेगा 2500, फिर ये 100 का 00, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यानी कहने का मतलब इनका ये है कि एक ए है और एक बी है, दो व्यक्ति हैं। अब ए ने बी से कहा कि तुम दौड़ जाओ, 5 सेकंड का आपको लीड दे रहे हैं। इसके बाद ए ने दौड़ना स्टार्ट किया, फिर भी क्या हुआ कि बी 20 सेकंड से हार गया।
अब इनकी जो गति का रेशियो है वो दे रखा है 2:1। अब आप इस चीज़ को ध्यान में ले लें कि जो चाल का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो होता है, इसका जस्ट विपरीत आपका किसका होता है? टाइम का रेशियो। रीजन क्या है आप ऐसे समझिए, अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है तो उसको समय कम लगेगा, जिसकी स्पीड कम है उसको समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए जो समय होता है वो चाल का विपरीत होता है। अब समझिए, अगर यहाँ पर अंतर की बात की जाती, दोनों में कितना अंतर है? रेशियो के अनुसार 1 का है। अगर टाइम के अनुसार देखा जाए तो आप देख सकते हो कि 5 मिनट का ये लीड पहले दे रखा था और इसके बाद 20 मिनट से हरा दिया है, यानी कुल मिला के बी जो है 25 सेकंड से हरा है। तो 1 बराबर हमारा कितना बन जाएगा? डिफरेंस जो आएगा समय का वो कितना आएगा? 25, क्योंकि जब ए ने बी को लीड दिया 5 सेकंड का, एक तो ये डिफरेंस 5 सेकंड का हुआ, इसके बाद 20 सेकंड से हरा भी दिया है, तो कुल मिला के हमारा उसने 25 सेकंड का डिफरेंस हुआ। तो यहाँ डिफरेंस जो टाइम का हुआ कितना हुआ? 25 सेकंड का। समझिए, अब इसको टाइम कितना लगा? 25 सेकंड। अब यहाँ पे वैल्यू कितना है? 2, तो इसको कितना लगेगा? 50 सेकंड। ये जो दे रखा है आपका ए और बी की गति का रेशियो था, यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया? इनका समय निकाल लिया। ठीक है, जब हमने समय निकाल लिया तो हमारे पास क्या है? दूरी दे रखी है, समय आपने निकाल ही लिया है, पूछा किसका गया है? बी की गति। तो बी ने भी दूरी तो समान तय की है, तो दूरी हमारी कितनी दे रखी है? 600। इसके द्वारा लिया गया समय कितना था? 50 सेकंड। तो चाल बराबर क्या बन जाएगा हमारा? दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी दे रखी है 600 और टाइम हुआ आपका 50, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12, यानी जो स्पीड आएगी 12 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। इस चीज़ को ध्यान में रखें, जब भी हमारा क्वेश्चन लगाएंगे तो यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो दूरी किलोमीटर में होना चाहिए, समय आपका घंटे में होना चाहिए। अगर आपकी चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो आपकी दूरी मीटर में और समय सेकंड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको चेंज कर सकते हैं। समझ लीजिए, अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, तो ये हमारा होगा। अब समझो, ये बड़ी यूनिट है, बड़ी से हम किस में जा रहे हैं? छोटी यूनिट में। ये आप डिटेल में समझिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 हो गया। अब घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60, ये मिनट हुआ, इंटू 60 करेंगे ये सेकंड हुआ, काट देंगे। यहाँ हमारा बचेगा, ये ऊपर 5 आएगा, ये 2, कितना बचेगा? सॉरी 3, 18। यानी किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए हम कितने का गुणा करते हैं? मीटर प्रति सेकंड में 5/18 है। अगर चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में आना हो तो 18/5। याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट में जाएंगे तो ऊपर वाला नंबर हमारा छोटा होगा, अब छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट में आएंगे तो ऊपर वाला नंबर हमारा बड़ा होगा। ठीक है, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, ये कहा गया कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत अंक 70 है और शेष 30 छात्रों का जो औसत दे रखा है वो कितना है? 80 है। पूछा गया है कि पूरी कक्षा का औसत कितना होगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि औसत का मतलब ये होता है कि प्रत्येक के लिए वैल्यू हमारी समान है, यानी 5 लोग हैं, 5 के लिए हमारा कितना हो जाएगा? समान समान। यहाँ दे रखा है 50, कक्षा में 50, 50 में से 20 छात्र आपने निकाले और उनका औसत देखा कितना आया? 70 अंक है, यानी जो 20 छात्र हैं प्रत्येक के 70 नंबर हो गए, समान वैल्यू हो गई। ऐसे ही शेष जो 30 छात्र बचे हैं उनका औसत कितना आया है? 80, यानी जो 30 छात्र हैं उनका प्रत्येक का नंबर आ रहा है 80। तो पूछा गया पूरी कक्षा का औसत क्या है? सॉरी, समझो, अब हमें ये देखना है कि अगर 20 छात्रों को 30 छात्रों के साथ मिला दिया जाए तो औसत का ये नियम है कि जब समान एवरेज वाले लोग मिलाए जाएंगे तो हमारा औसत में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर ज़्यादा वाले आ रहे हैं तो चेंजमेंट होगा, अगर कम वाले आ रहे हैं तो फिर चेंजमेंट होगा। अब समझिए, जैसे 20 छात्र हैं, इनका औसत दे रखा है आपका कितना? 70, और जो 30 छात्र हैं उनका औसत दे रखा है आपका 80।
अब हम ये मान के चलते हैं कि ये 30 छात्र जो दे रखे हैं इनका भी हम औसत अगर तोड़ के लिख दें 70 + 10, यानी इनको भी हम 70 लेके चलें प्रत्येक के लिए, तो हमें ये पता है यहाँ भी 70 है और इनका भी 70 हो जाता तो हमारा औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब हमने ये देखा कि प्रत्येक पे कितना वृद्धि हो रहा है, 10 का। अब ये 10 कितने लोगों में वृद्धि करेगा, 30 लोगों में। तो कुल मिला के अगर जितनी वृद्धि होगी जितनी कमी होती है वो सभी में बराबर डिवाइड होती है। तो हमें ये पता अगर ये वृद्धि करता है तो इसका मतलब कि 70 से तो प्लस होगा हमारा एवरेज। अब कितना अधिक होगा, प्रत्येक में 10 की वृद्धि है, कितने लोगों में है, 30 लोगों में, तो ये हो जाएगा 10 × 30। जितनी भी वृद्धि थी वो हमने अलग निकाल दी, यानी एवरेज के अकॉर्डिंग हमने 70 ले लिया और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा है वो इन लोगों से हमने निकाल लिया। अब ये किस में डिवाइड होगा, जितने लोगों में आपको औसत चाहिए, लोगों का कितने का चाहिए हमें, 50 का, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 50 से। कर दो, 5 दूना 10, कितना होगा ये 6, यानी 70 + 6 कितना हो जाएगा 76। जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में समय को 80% कम करने के लिए एक महिला को अपनी कार की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। समझो एक महिला है, अब उसको क्या करना है कि समय में 80% कमी करनी है, यानी पहले अगर उसको समय कितना लग रहा था 100 लगता था, तो अब कितना लगना चाहिए, 80% की कमी कर दें। 80% की कमी का मतलब उसको चाहिए कि अब समय हमारा कितना लगे, 20 लगे, यानी ये हमारा समय का रेशियो बनाना है। यानी पहले जो समय लगना था वो लगना था हमारा 100, अब 80% वो कम करना चाह रही है तो उसका समय कितना लगना चाहिए आपका 20, यानी ये रेशियो जो बना हमारा वो बना है टाइम का। अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो ये बनेगा 5:1, ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया। इसके बाद हमसे पूछा ये गया है कि महिला को अपनी कार की गति में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। टाइम का जस्ट विपरीत करेंगे यानी अपोजिट करेंगे तो ये हमारा किसका रेशियो बन जाएगा, स्पीड का। दोनों रेशियो हमारे पास हैं, यानी पहले जो स्पीड थी उसकी वो कितनी थी, 1 थी, अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर वृद्धि की बात की जाए तो कितनी वृद्धि हो रही है, 4 की। अगर 4 की वृद्धि है, प्रारंभिक कितना था 1/1 प्रतिशत चाहिए तो गुणा 100, कितना बन जाएगा हमारा 400%। ऑप्शन बनेगा हमारा 1। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए, बी और सी क्रमशः एक के बाद एक काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अकेले काम को क्रमशः 10, 16 और 12 दिन में पूरा कर सकता है। 3 चक्र यानी ABC और ABC, यानी तीनों लोग एक साथ में 3 चक्र में काम कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, A और C काम छोड़कर चले जाते हैं, B अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो हम सबसे पहले इनके काम की यूनिट मानते हैं, यानी A जो लेता है वो 10 दिन, B हमारा लेता है वो 16 दिन और C जो लेता है वो हमारा 12 दिन। इन सब का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा समथिंग 240। ठीक है। अगर कार की यूनिट निकाली जाए तो ए की कार यूनिट हो जाएगी कितना, 24। इसकी निकाली जाए बी की, कितना हो जाएगा 16 एकम 16 और 16 पंजे 80। सी की निकाली जाए तो कितना हो जाएगा 20, यानी ये इनकी कार की यूनिट आ चुकी है। अब हमसे ये कहा कि 3 चक्र में काम कराना है, तो अगर एक चक्र की बात की जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4, 5, 9 और 5, यानी 59 यूनिट कार्य ये एक चक्र में कर सकते हैं। अब कितने चक्र में कराया गया है हमारा, 3 चक्र इन पे करा दिया गया। अगर 3 चक्र की बात की जाए तो इसको लगभग हम 60 मान के चलेंगे। 60 में 3 का गुणा करें कितना, 180, यानी 180 से 3 कम कर देंगे तो हमारा बचेगा 177। क्लियर। इतना कार्य इन्होंने 3 चक्र में कर दिया। कुल कार्य की यूनिट हमारी कितनी है, 240। हमें कार्य कराना कितना, किससे, बी से, यानी ए और सी अब चले गए हैं। जब ए सी चले गए तो हमारे पास कार्य करने वाला कौन बचा, बी। जो बी बचा हुआ है वो शेष कार्य करता है, तो शेष कार्य हमारा जो बचा हुआ है यानी 240 से 177 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 80, 60 यानी 63।
कुल मिला के 63 यूनिट कार्य आपको कराना है। अब बी द्वारा कितना किया जाता है 15, तो डिवाइड बाई 15 करेंगे, अगर भाग देंगे कितना आएगा 15 चौकू 60, 3/15 काट देंगे 1/5, जो आंसर हमारा बनेगा 4 सही 1/5 दिन, यानी शेष कार्य की बात की गई। अब समझिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बात की गई है वो किसका है, बी अकेला शेष कार्य कब पूरा करेगा, यानी शेष कार्य की बात की गई। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि पूरा कार्य कब समाप्त होगा, यानी कंप्लीट कब होगा, तो 3 दिन ये भी जोड़ते हम तीनों का साथ में, और 4 यानी 7 सही 1/5 दिन हमारा आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि एक आइसक्रीम कोन का आयतन दे रखा है 128/3 पाई, और उस कोन की ऊंचाई उस कोन की त्रिज्या की दोगुनी है। यानी इन्होंने पहले ही कह दिया गया है कि जो ऊंचाई दे रखी है वो आपकी त्रिज्या की दोगुनी है, यानी जो आपकी त्रिज्या होगी उसका दोगुना करना है। अब वो हमारा किसके बराबर होगा, यानी जो हाइट है वो आपकी त्रिज्या की दोगुनी है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हाइट हमारी दे रखी है, वो दे रखी है आपकी त्रिज्या की दोगुनी, यानी ये लगाना है आपको। समझिए आइसक्रीम कोन 1/3 पाई r² और h दे रखा है 128/3, ये और ये कैंसिल, और इधर पाई दे रखा है तो पाई से पाई कैंसिल। अब आप देख सकते हैं h की वैल्यू क्या लगानी है आपको 2r, तो r² पहले से था और 2r और हो गया। ठीक है, 128 2 से ये कट हो जाएगा, हमारा बचेगा 64, ये हो जाएगा r³। अगर r³ की बात की जाए 64, और r की वैल्यू जो बनेगी हमारी कितनी होगी 4, यानी 4 का क्यूब 64, यानी त्रिज्या हमारी आ चुकी है कितना 4 आ चुकी है। अब पूछा गया त्रियक ऊंचाई। समझिए अब इसको फिगर आउट करते हैं। जैसे ये हमारा दे रखा है कोन, ठीक है, कोन की अगर बात की जाए तो ये हमारा ऊंचाई, ये हमारी त्रिज्या, तो त्रिज्या हम निकाल चुके हैं, कितना आई है 4, ये हो गई हमारी त्रिज्या 4। इसके बाद जो ऊंचाई है वो क्या है त्रिज्या का दोगुना, यानी ये हो जाएगी 8। हमसे चाहिए त्रियक ऊंचाई, तो हम देख सकते हैं ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि जो हमारा कर्ण होता है वो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। तो देख सकते हैं हमारा कितना बनेगा 16 और 64 80। ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य, यानी को प्राइम नंबर चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि को प्राइम नंबर क्या है। को प्राइम नंबर वो नंबर्स का युग्म होता है जो किसी भी संख्या से न कट के केवल एक से ही कटता है। तो हम ऐसी संख्याएं देखते हैं कि को प्राइम अगर हैं तो वो किसी से नहीं कटेंगे केवल एक के अलावा। अब यहाँ देखा जाए तो ये 7 से ही आपस में कट रहा है, 7 एकम 7 7 पंजे 35, ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद अगर ये देखा जाए ये तो दोनों सम ही हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगी, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो ये 7 से कट सकता है, 7 या 21, 7 एकम 7 7 नेम 63, 2 बचा 7 या 21, यानी ये भी हमारा 7 से डिविजिबल हुआ। तो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा क्या होगा को प्राइम नंबर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसको समझते हैं। कहा गया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9, 12, 15 और 25 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यहाँ क्या चाहिए आपको सबसे छोटी संख्या, यानी कुल मिला के ये मानना चाह रहे हैं कि एलसीएम क्या बनेगा। समझो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको ये देखना है कि सबसे पहले अगर कहीं 5 का फैक्टर मिले, इसके बाद हम 9 का फैक्टर देखेंगे, इसके बाद हम 3 का फैक्टर देखेंगे। यानी इस प्रकार हम आपको डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 5 का फैक्टर दिया तो यहाँ देखा जाए तो 5 का फैक्टर अगर ये दे रखा है तो इनका जो भी एलसीएम बनेगा उसमें 5 का मल्टीपल होगा। अगर 5 का मल्टीपल होगा तो हम देख सकते हैं कि 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि जिसका यूनिट डिजिट 5
और 0 बनेगा वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखा जाए तो 0 सभी में है, तो यहाँ पर ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 9 से। 9 से डिविजिबल की अगर रूल की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि सभी अंकों को जोड़ेंगे, उनका अगर सम 9 से डिविजिबल है तो हमारी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। यहाँ देखते हैं 5, 2, 7 और 1 8। 8 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। इसके बाद देखते हैं इसका 7 और 1 8, ये भी डिविजिबल नहीं है हमारा 9 से, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। इसके बाद देखेंगे 8 और 1 9, ये हमारा डिविजिबल है, तो इसको भी छोड़ देंगे। अगला देखते हैं 6 और 1 7, ये भी हमारा डिविजिबल नहीं है। तो आंसर जो हमारा करेक्ट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। बाकी सभी लोग जो लोग नए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको कंटिन्यू इसी चैनल पर वीडियो अपलोड होती रहेंगी। आज आपकी मैथ की क्लास हुई है, कल रीजनिंग की भी साथ में आ सकती है और इंग्लिश दोनों की आएगी। धन्यवाद।